बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और महफूज हैं। आज प्रोग्राम को हम किस तरह लेके चलने वाले हैं इस बारे में आप दोस्तों को बताता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से। 2020 और 21 का बजट पेश किया गया, जिस हवाले से हमने देखा कि कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग शदीद तनकीद का शिकार भी तनकीद भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये 2020-21 का बजट है, ये दरअसल है क्या और इसमें किन पहलुओं पे इस दफ़ा काम करने का ठाना गया है, और एक आम आदमी जो है आपको और हमें मतलब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है। ये क्या वाकई अवाम दोस्त बजट है, अवाम के हक़ में बजट पेश किया गया, अवाम को इससे फ़ायदा होने वाला है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पे काम होने की ज़रूरत है, ज़्यादा है, जो नहीं हुई, और कहाँ कहाँ पे पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वहाँ पे हमने क्या सीखा है इस दफ़ा, इस हवाले से बात होगी। और इसी हवाले से जो आम सी जो मालूमात हैं जो आपकी और मेरे काम आ सकेंगी, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब फ़ारूक डाडी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए कि ये जो बजट आया है अभी, इसमें ये बाकी पहले वाले जो बजट्स आते रहे हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, पहले जो बजट आते रहे हैं शॉर्टफॉल तो उसमें भी रहा है और बड़ी हद तक शॉर्टफॉल रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखें कि फरवरी में पहला केस कोविड-19 का हुआ और मार्च से एकदम तकरीबन 4 माह इनको इसी में गुजर गए। अब जो मेन हमारे बजट में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होती है, जो कि 60% हमारे बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछले साल जो अदब दिया गया था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, दैट वाज 5,550 बिलियन, ठीक है। और इसमें जो शॉर्टफॉल आया तकरीबन 1,500 बिलियन का आया है। और इस साल का अगर आप देखें 2020-21 में जो एफबीआर को अदाब दिया गया है वो है 4,960 बिलियन का कलेक्शन टारगेट दिया हुआ कि आपने इतना कलेक्ट करना है, कि हम इतना टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, इसकी मद में कलेक्ट करेंगे, जो कम कर दिया। अच्छा चले, आपका जो अगर 1,500 बिलियन शॉर्टफॉल भी है पिछला, तो आप देखें कि उसमें जो 5,550 बिलियन का जो टारगेट पिछले साल रखा गया था एफबीआर का कलेक्शन, उसमें इन्होंने 3,000 बिलियन इस मद में रखे थे कि जो IMF और इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं जिनसे हमने लोन्स लिए हैं, तो आपने वो किस्त और उसका जो इंटरेस्ट है ये मिला के तकरीबन 2,900 या 3,000 के करीब जो है वो हमने इसी में से पे करना था, जो कि यकीनन एक मुश्किल टास्क था और इतना इजी नहीं था, लेकिन फिर और हमेशा अहदाफ ज़्यादा ही रखे जाते हैं ताकि उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये 1,500 बिलियन का जो शॉर्टफॉल हुआ लास्ट उसमें, तो इस दफ़ा जब हम बजट पेश किया है तो इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल थी वो क्या थी, और क्या अभी भी हमने नुकसान में रह के सारा काम शुरू किया है, या क्या सूरत हाल थी, हम कैसे, मतलब पूरे एक साल का सवाल है। पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी सेक्टर पे जहां हुकूमत का दरवाज़ा जो है ना वो खटखटाया जाता है, तो वहाँ से एक ही जवाब आता है कि पैसे नहीं है हमारे पास। वो आवाम से भी पैसों की दरख्वास्त करते हैं, वो जितने लोग मुखैर हजरात हैं मतलब जहाँ हमसे हमें पैसे मिल सकते हैं हम पैसों की बात करें, भी पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे दें, ये काम रहता है हमारा। हर काम में पैसों की ज़रूरत है हमें। तो इस सूरत हाल में ये बजट की क्या अहमियत है, ज़रा इस बारे में रोशन डालिएगा। देखिए, इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान, सारी दुनिया का यही हाल है, और जिन ममालिक के पास पैसा मौजूद है वहाँ पे भी क्राइसिस अपने उरूज पे, यानी ये कभी नहीं हुआ।
और हर जगह हर गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। हमने यहाँ एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को जो गरीब तबका है उनको हमने कंपनसेट करने की कोशिश की। मकसद ये कोई हल नहीं है, लेकिन एक टेम्प्रेरी रिलीफ के कम से कम इंसान को एक बेसिक खाने पीने की राशन की चीज़ें मिल जाए। और मेरा ख्याल है कि इससे तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। 1 करोड़ लोगों से मतलब है कि 1 करोड़ फैमिली हो गई। और इस बजट में इस रकम को डबल कर दिया गया। तो अगर पिछली बार समझ लें कि 1 करोड़ फैमिलीज टारगेट हुई तो इस बार 2 करोड़ हो जाएंगी। तो बहरहाल इस वक्त हुकूमत को भी नहीं पता है, ना मुझे आपको पता है कि ये कोविड-19 क्या रुख लेगा और कहाँ तक जाएगा। क्योंकि आप देखें कि केसेस जिस तेज़ी से न सिर्फ अमेरिका, यूरोप में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी उसी तेज़ी से बढ़ने लगे। देखिए, ये सबसे जो बड़ी पहली सुर्खी है कोविड के हवाले से, मैं कहीं शेयर कर दूं, बात हो ही रही है तो जुलाई में 12 लाख मरीज़ होने का ख़दशा, ये एक सबसे बड़ी सुर्खी है। और उसके साथ साथ मैं पढ़ रहा था कि इंडिया जो है वो मरीज़ों के हिसाब से 7वें नंबर पे, और पाकिस्तान जो है वो उससे भी मतलब कुछ छठा है या कुछ तीसरा, कुछ इस तरह पाकिस्तान में मरीज़ कम है, लेकिन रेशो वाइज अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी भी तो कितनी बड़ी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मगर पाकिस्तान का भारत का तीसरा, पाकिस्तान का 7वां नंबर, ठीक है, मरीज़ों के हिसाब से। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस सेक्टर पे भी। हेल्थ सेक्टर पे क्या किया पाकिस्तान ने, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे पैसे खर्च होने चाहिए थे, बाकी सारी चीज़ें वो हमें सेकेंडरी कर देनी चाहिए थी इस वक्त, क्योंकि मतलब लोगों को ज़रूरत है अस्पतालों की ऑक्सीजन। अब देखें ना, मास्क से लेके, ग्लव्स से लेके, वो इस मुश्किल वक्त में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर तक, हर जगह पे हुकूमत का एक मेजर किरदार इस वक्त नज़र आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है हमें। तो इस हवाले से बात करते हैं कि इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या क्या जो है वक्फ किया गया, इस बारे में बात होगी। छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं, और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में हाल ही में पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से कि 2020 और 21 के बजट में ऐसी क्या तब्दीलियां लाई गई हैं और क्या हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रही है हुकूमत की जानिब से कि इस मुश्किल हालात में पेश किया जाने वाला बजट वो पूरा साल किस तरह ऑन टारगेट रहेगा। इस हवाले से बात कर रहे हैं, और अवाम के साथ जो है वो क्या होने वाला है, अवाम क्या सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ने वाले हैं इस बजट से, क्या चीज़ें ज़्यादा दोबारा से महंगी हो जाएंगी। हमारे साथ फारूक डैडी साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम इनसे बात कर रहे थे इसी हवाले से। सर, हमने कहा हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं। उससे पहले मुझे एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अभी कराची में बिजली सार्फिन पर 2.26 अरब का बोझ डालने की तैयारी, तो ये अगर टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाए गए हैं तो वो इनडायरेक्टली आवाम तो कहीं ना कहीं से तो आवाम को तो मुश्किल जो है ना का सामना है ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कराची इलेक्ट्रिक को सबसे पहले लगाम देनी चाहिए। वजह ये है कि आप देखें कि ये IPPs की मद में हमें कितना लूटा जा रहा है और कितनी इन्होंने मराते ली हैं। मकसद ये है कि वो एक तो उन्हें स्टेट गारंटी, सोवरन गारंटी दी गई है। वो हुकूमत को ये, जैसे आटा और चीनी में हमने देखा कि किस तरह चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं होती थी, सिर्फ पेपर्स के ऊपर एक्सपोर्ट होकर वापस आती थी पेपर्स पे, और वो हुकूमत से सब्सिडीज़ भी लेते थे और उस मद में जो जो मराहत होती थी वो लेते थे। अच्छा, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ? मतलब जो लोग इतनी आज़ादी के साथ ये काम करते रहे, एग्जैक्टली रिपोर्ट भी आ गई। देखें, इस गवर्नमेंट को अभी तक कोई ना कोई एक ख़ास, मतलब जो करप्शन वाले जो लोग थे उनको तो साइड पे लगा देते,
कुछ ना कुछ तो नसीहत हो रही होती। मतलब सारे ही इदारों में आज भी आपने सिर्फ निशानदेही ही की है अभी तक। ये तो सबको पहले ही पता है कि जनाब यहाँ पे ये होता रहा है, हमेशा से होता है, ये लोग हैं, ये करते हैं। वो आपको पहले ही पता था, आपने सिर्फ लोगों के सामने ले आए। कुछ फ़र्क पड़ा है क्या अभी भी? क्या मसनूई बहरान, ये कुछ दिन पहले पेट्रोल का नहीं सुना हमने? हमने मसनूई बहरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स का नहीं सुना हमने? मैं वही चीज़ आपकी कह रहा हूँ। अब आप देखिए, हुकूमत अपने सारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की जब पकड़ धकड़ करती है, जब नैब को ये केस रेफ़र किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दे दी। अब देख रहे हैं कि ये शुगर माफिया, आटा माफिया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए इस सिलसिले में। उन्होंने इनको रिलीफ दे दिया सिर्फ ये कह के कि आप 70 रुपये किलो चीनी बेचेंगे और उसके बाद स्टैंड सेल कर दी। मसला ही यही है कि इदारों में आपस में एक तरह से तजाद है। अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तो हमारी जो मौजूद अदालतें हैं, और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, ये दो अदालतें ऐसी हैं कि वो इन लोगों को रिलीफ देती है। आप देख लें, नवाज शरीफ एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर चले गए, लेकिन उदैबिया केस का आप देख लें कि वो एक क्लियर कट हर चीज़ उसमें मौजूद थी, उसको आपने एक टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट कर दिया गया। तो फिर क्या करेगी हुकूमत? अब आप देखिए कि IPPs की मद में जिस तरह हमें लूटा जा रहा है, हम इंटरनेशनल एजेंसियों से कर्ज ले रहे हैं और इनको पेमेंट कर रहे हैं, और ये हमें हर वक्त यही थ्रेट देते हैं कि हम तो इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉ में चले जाएंगे और वहाँ पे ये करेंगे। हमें रिकॉर्डिंग के अंदर $6 बिलियन का एक ऑर्डर वादा में पे करने के लिए, लेकिन ये चले कि टर्की की गवर्नमेंट ने अंदर इंटरफेयर करके हमें एक फेवर दे दी। अब यही IPPs कर रहे हैं। अब पिछली हुकूमतों ने जो गड़बड़ करके गई है कि इनको जो अब आप बिजली दे या ना दे, इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उनको पेमेंट पूरी करनी है। तो ये तो ज्यादती है ना, और कितनी महंगी दे रहे हैं। और फिर यही बिजली आपकी KE को और इनको भी जाती है, कि सब इसमें मिले हुए हैं। तो और सर ये पीक आवर्स वाला क्या मजाक है? देखिए, ये सारी बात यही है कि ये जो पीक आवर्स है, फिर ये भी होता है कि अगर आपके कोई 300 के अंदर यूनिट के अंदर अगर है तो वो 300 के ऊपर बढ़ा देते हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। वो जो चाहे, जो बिल चाहे भेज दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अब देखिए, यहाँ पे हुकूमत को स्पेशली, खैर बिजली तो अब ये तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ रही, शायद फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। ये कराची इलेक्ट्रिक शायद सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हम टॉपिक से हम अलग जा रहे हैं, मगर वो अखबार में पढ़ रहे थे हम लोग कि इस तरह जो आवाम पे प्रेशर पड़ने वाला है। कि कराची इलेक्ट्रिक ने तो एक तमाशा बनाया हुआ है, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत को ये कहूँगा कि इसके अंदर असल चीज़ है, इसको स्टडी करें और इसको वो करें। सही। हम गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। हम इसको सारा जो है इसको ऑडिट कर सकते हैं। अब हम करके दें, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आवाम को तो रिलीफ मिले। सही है सर। हम हेल्थ सेक्टर पे बात कर रहे थे, उस हवाले से बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, इम्तियाज़ आपके साथ। इम्तियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई, चंद सेकंड ज़्यादा का तलबगार हूँ, बस एक लम्हा रुकिएगा जरा। फिर भाई अपना मेरी जो टीम है उससे दरखास्त है कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें, यहाँ पे आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ़हीम भाई, मेरी जितनी सैलरी है ना, तकरीबन आधी सैलरी का तो मुझे इस महीने बिजली का बिल भेजा हुआ है। तकरीबन 50% सैलरी अगर मेरी इसमें चली जाएगी तो आप बताएं, मैं भीख मांगने तो नहीं जाऊंगा। तो मैं PTI के सरबराह इमरान खान साहब से कहता हूँ, क्या आपकी रेट सिर्फ छापड़ी वाले गरीब तबके पर है? क्योंकि पेट्रोल माफिया, अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया, चीनी माफिया और महंगाई माफिया और हर तरह के माफिया के सामने आपकी रेट हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ चुकी है। आप हुक्मराना कमजोरी का बहुत बुरी तरह शिकार हुए हैं, और कोरोना की आवाज की वजह से लोगों के बुनियादी हक की आवाज दब गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मेरा ख्याल ये है
कि आप हुकूमत ख्वाजा सराओं के हवाले कर दे। पहले तो लोगों ने लूटा ही लूटा। खैर आप देखिए इम्तियाज साहब, एक मतलब पैमाना होता है, उसको देख के आप बात करें। मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है। वज़ीर आज़म नहीं, पाकिस्तान आपकी के हवाले बात से तो बात ठीक कर है, रहे हैं आप, मतलब जी। जी हाँ, आपको जो शिकायत है, जो कहना चाहते हैं बहसियत अवाम, अब वो बात कहिए। अपने सारे ये जो जज्बात ये निकालने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, वहाँ पे ये आसानी से इन अल्फाज को जगह दी जाती है। माफी चाहता भाई, हूँ। आप मुझे बताइए, मैं क्या फुटपाथ पे खड़ा होकर भीख मांगू? ये कौन सा जुल्म है, कौन सा सितम है कि किसी पे भी इनका कंट्रोल नहीं है? तो ये तो बड़े जुल्म की बात होगी ना यार। सही है। नहीं वो मैं तो मैं आपकी ये उस बात कहते से में तो- देखें, मैं एक और बात सुनिएगा इम्तियाज साहब, आपको आपकी किसी बात से हमने ये कहा कि आप गलत बात कह रहे हैं। आप खुद नहीं, अपने नहीं, फेस कर रहे हैं, इन अभी- हालात से गुजर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं आपके जो यकीन जज्बात हैं करें- उनका एहतराम करता हूं। मैं सिर्फ आपके अल्फाज के ये- ऊपर कह रहा हूं कि आप अल्फाज ठीक का है। चुनाव जो है वो इस ठीक है, हिसाब से आप- कीजिए कि मैं- बात सुन भी लीजिए ना, अभी बोलते ही जाएंगे। जी जी कहिए। मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, मगर अभी ये thank बिल you. में हाथ में ही पकड़ के बैठा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि इसका मैं क्या करूँ। तो आप मुझे बताएं, ये जुल्म ज्यादती है कि नहीं है? आवाम जाए तो कहाँ जाए? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जनाब। वो क्या मतलब अवाम की जानिब से जो उनका कहना है वो यही है कि हम तो ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में, तो हमारे कुछ अवाम के लिए कुछ सोचा जाए। देखें, और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कि हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही है कि हुकूमत के पास पैसे कहाँ हैं। हम और आप जानते हैं कि आप पिछले 10 सालों में 30 बिलियन से 94 बिलियन डॉलर तक का आप कर्ज लेके चले गए। अब जाहिर बात है कि अभी हुकूमत आई नहीं थी और उसको 10 बिलियन डॉलर 9.2 बिलियन डॉलर के करीब उसको इमीडिएटली पे करने थे इंटरनेशनल डोनर्स को। अगर आप वो नहीं पे करते तो आप डिसऑनर हो जाते, तो लाइक डिफ़ॉल्ट हो जाते। तो ये किस तरह आपने किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ज़ाती हैसियत में अपने दोस्त ममालिकों से पैसे लिए, चाइना ने जो बाकी जो डेफिसिट था वो पूरा किया, तब जाके आपकी जान छूटी है इससे। वरना अगर हम डिफ़ॉल्ट होते तो क्या रहता। ये हुकूमत जब से आई, मैं इस हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन जस्ट एज एन एनालिस्ट आपको ये भी देखना होगा कि ये हुकूमत किन हालात में आई है और किन हालात से गुजर रही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो है वो सारी जो करप्शन वाले एरियाज़ है वहाँ पे लोगों को पकड़ लेगी। अब हमने देखा आटा माफिया, चीनी माफिया, फिर ये IBPs वगैरह हैं, तो इनके ऊपर अब कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, कुछ अगर आप इन्हें सर जी, अवाम का कहना ये है कि जो अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि आप इन लोगों को पकड़ें या ना पकड़ें, हमें फ़ायदा हो रहा है। अब देखें ना, मतलब अवाम अगर नुकसान में है, अवाम को चीनी उतनी ही महंगी मिल रही है, अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनों में लगे हुए हैं वो, तो उन्हें क्या फ़ायदा, क्या उन्हें कितने नफलों का सवाब है कि जनाब आपने वो चीनी चोर पकड़ लिए या आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया। जब मिल ही नहीं रहा उन्हें, वो तो रोएंगे ही रोएंगे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आके बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर वाली बात अभी तक हमारी उधर की उधर ही है, आते साथ हम वाले से बात करते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। फारूक डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 2020 और 21 का जो बजट पेश किया गया उस हवाले से बात हो रही है। फारूक साहब, सेहत के शोबे में, इस बाकी सारे शोबों में काम होने की ज़रूरत है, उसमें देर सवेर हो सकती है, मगर जो हमारा हेल्थ का जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास, जहाँ पे एक वो जो पॉलिसीज़ और जो हंगामी सूरत हाल है, इसमें कोई देर नहीं हो सकती। लोगों को आज देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके दवाइयों तक हर चीज़ की कमी का सामना है। सरकारी हस्पतालों में लोग अपने आप को दाखिल नहीं करवाना चाह रहे, टेस्ट के हवाले से बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं।
आप ये बताएं कि इस पूरे बजट में इन्होंने स्पेशली कोरोना रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया तो है, मगर क्या ये ग्राउंड पे अमली तौर पे चीज़ें कब सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी? ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक जो है ना वो हमारे लिए इतना सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बात ये है कि इस कोरोना से पहले भी हमारा हेल्थ सेक्टर जितना बुरी तरह मुतासर था, तो लोग ज़्यादातर रिलाई करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो हाल वैसे ही बिल्कुल ही गया गुजरा था। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वही जाता था यहाँ पे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था वो किस मुश्किलात से और कैसे जाता था वो उसका दिल ही जानता है। फिर इन्होंने केपीके में कोई इंश्योरेंस स्कीम वगैरह शुरू की, हेल्थ कार्ड वगैरह, एक अच्छी स्कीम थी, और मैं समझता हूँ कि दूसरी जगहों पर भी करना चाहिए था। तो हमारा हेल्थ सेक्टर तो पिछले कई सालों से बिल्कुल ही बुरा हाल है, और सबसे बुरा हाल सिंध के अंदर है, ठीक है ना। तो आप देखें कि इसी बात का झगड़ा चलता है कि भाई इतने ट्रिलियन रुपीस पिछले 8 साल में आपको इतने अरब रुपए दिए, 1000 अरब दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ हैं, कहाँ खर्च किए, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बात ये है कि पैसा जब गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, और अगर देखिए ना, अभी आप जब से आपके NFC अवार्ड 18 अमेंडमेंट आया तब से तो ये सूबों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे मैं सिंध की मिसाल दूंगा, आप जब बात करोगे वो कहेंगे जी इंडस हॉस्पिटल। भाई इंडस हॉस्पिटल आपने थोड़ी बनाया है। इंडस हॉस्पिटल को आप एक थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो, लेकिन इंडस हॉस्पिटल तो जो है पब्लिक के डोनेशन पे चल रहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनेशन दे रहे हैं, और डॉक्टर बारी उसे बहुत खुश हसलूबी से चला रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नहीं है हॉस्पिटल। आप एक साइबर नाइफ की बात करते हो कि भाई ये साइबर नाइफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिन हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट ने किया, और भाई साइबर नाइफ आप लोगों ने थोड़ी किया, वो भी प्राइवेट डोनेशन से आया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डोनेशन से आया है, आपने तो नहीं लगाया। तो हर चीज़ में आप क्रेडिट ले रहे हो। भैया जो पैसा आपको जो हेल्थ के बजट के हवाले से दिया गया है, आप उसे बताएं कि आपने कहाँ खर्च किया। आपने इंटीरियर, बेचारे इंटीरियर सिंध की हालत आप देखें ना, कुत्ता काट ले तो उसको कराची तक लेके आना पड़ता, अभी बच्चा बीच में मर गया। अरे कल एक डेड बॉडी को अस्पताल से गधा गाड़ी के ऊपर लेके जाया गया। यस, ये लाड़काना के पास क्या नाम है, इंटीरियर में गड़ी खुदा बख्श के अंदर। मगर आप देखिए कि ये तो आवाम को, उस इलाके के MNAs को और इनको पकड़ना चाहिए कि पैसा किधर है। तो सर मैं ये इसी तरफ आ रहा था कि अभी पहली दफ़ा हेल्थ सेक्टर पे बजट में मतलब उन्होंने कोशिश की है कि शोबा सेहत पे पैसे लगाए जाएं, इस साल लगाए जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि किन किन सेक्टर्स में बेहतरी आने की उम्मीद की जा सकती है? आवाम कहाँ कहाँ उम्मीद लगाएं कि क्या अस्पतालों के निज़ाम बेहतर हो सकते हैं, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बन सकती हैं, ये क्या जो भी। देखिए, मेरी सजेशन ये होगी गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आ जाए। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि कुछ अमाउंट वो इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। अब इंडस हॉस्पिटल एक प्राइवेटली डॉक्टर बारी अपने तौर पे चला रहे हैं, बहुत खुश हसलूबी से। वहाँ एक पैसा नहीं लिया जाता, और वहाँ का जो स्टैंडर्ड है आगा खान के बराबर उसका स्टैंडर्ड है। तो इस तरह जो लोग, इसी तरह एक मैडम फौजिया सिद्दीकी है, वो चाइल्ड हेल्थ के हवाले से यहाँ पे जिन हॉस्पिटल के बराबर में है, वहाँ पे 2-1 वार्ड चला रही। मैं खुद जाके देखा वहाँ पे, हमने बच्चों को तोहफ़े भी दिए, तो वो बहुत खुश हसलूबी से। तो इस तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग और जो NGOs जो अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट उनके साथ मिलके ये काम करे, क्योंकि सरकारी अफसरों पे आप भरोसा करना ही छोड़ दें। वो तो वही काम करते हैं जहाँ पे उनको पैसा नज़र आए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि वो पैसा ही खा जाते हैं, लगाते ही नहीं हैं। तो आपको ऐसे इदारे जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, SIUT है, इस तरह के इदारे, इनके मातहत इन इदारों को कर दिया जाए। कम से कम सिविल हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, इनके वार्ड्स को कोई ओन कर ले कि भाई बर्न वार्ड है। जैसे बर्न वार्ड अभी भी हमारा एक रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब कराची, वो उसे लुक आफ्टर कर रहा है, उसके सारा कुछ कर रहा है। तो इस तरह अगर डिफरेंट लोग अगर इनको ओन करना शुरू कर दे, और गवर्नमेंट का ये जो बजट इन अस्पतालों के लिए मख्तस किया जाता है उसको ये लोग मॉनिटर करें, ठीक है ना। तो ये किसी हाथ में ना दिया जाए कि क्या हुआ। अब
आपने देखा होगा कि लाड़काना की मद में अगर डेवलपमेंट बजट 90 अरब रुपए था तो कहीं नजर आ रहा, अभी आपने बताया कि वो गधा गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे। तो कहने का मकसद ये कि ये पैसा सब जाता कहाँ पे? तो यही सारी प्रॉब्लम है। जब इनको पकड़ते हैं, इनसे पूछते हैं तो कोर्ट इनको रिलीज दे देती। तो मेरी मौजूद चीफ जस्टिस से भी गुजारिश होगी कि खुदारा कम अज़ कम जो हकीकत है इनको आप देखें, और ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया लूटा है इनको रिलीफ ना दें। और अगर उन जजेस का भी आप मुहासबा करें कि क्या है। अब आप मिसाल के तौर पे, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक घर में 6 भाई हैं, एक भाई के ऊपर कोई जुर्म आयद हो जाए मिसाल के तौर पे, तो उसका फैसला जो वो 5 भाई करेंगे क्या? वो 5 भाई वो उसका फैसला करेंगे? तो ये तो हो रहा है। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। अगर किसी से पूछा जा रहा है कि भाई आपने 2013 में ये 3 प्रॉपर्टियां लंदन में ली थी तो उसकी मनी ट्रेल दे आप, तो वो मेरे बच्चों से पूछो, मेरी बीवी बच्चों से पूछो, तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। जी हाँ, पहले आप अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो खबर चल रही थी, और मैंने सुना कि जब उनसे उनका बयान जो है वो कैमरों के सामने रिकॉर्ड करने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हेलो बंद करो कैमरे, ये क्या कर रहे हैं आप, ये कोई तरीका है? और पहले आप खुद कहते रहे कि आप कैमरों के सामने मेरा बयान ले ताकि आवाम को भी पता चले। तो मतलब पल में चीज़ें कुछ होती हैं, पल में कुछ होती हैं। आवाम जो है ना, ये सारी एंटरटेनमेंट जो है वो टीवी पे देखते रहते हैं। वो अब देखें ना, सवाल भी वही है कि क्या हमारा कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या हम लोगों को कोई फ़ायदा, कोई आगे कोई बेहतरी आने वाली है? क्या हम लोग अपने बच्चों को एक बेहतर पाकिस्तान में छोड़ के जाएंगे क्या? तो ये सवाल जो है वो आवाम के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खैर, हम तो दुआई कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ जो बेहतरीन पार्ट प्ले कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना किरदार सही तरह से अदा कर दें, हम करप्शन न करें। हमारा जहाँ भी कोई अपना, क्योंकि हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ से जो बेहतर हो सकता है अगर वो करेगा तो पूरा मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। मुआशरा जो है एक फ़र्द से बनता है और एक फ़र्द को, मुझे और आपको जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है। हम एटलीस्ट जो है वो सही रास्ते पे चलेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आप एक चीज़ और ऐड कर दूं कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट हाउस ने 60% अपने एक्सपेंडिचर्स में कटौती की है सदर ममलिकत ने। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भी 18 करोड़ रुपया उन्होंने बचा के दिए हैं अखराजात में से कि ये जो बजट था उसमें बचा। प्रेसिडेंट जो है ये तमाम नीचे जितने भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनको ये अडॉप्ट करना चाहिए और इसके साथ लेके चलना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जनाब। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे बात हम करते रहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं 2020 और 2021 का जो बजट पेश किया गया है। इस हवाले से वक्फे से पहले हमारे साथ फारूक डाडी साहब मौजूद थे जिनसे इस हवाले से गुफ्तगू रही। अभी हम बात करेंगे मोहम्मद अकमल चौधरी साहब से। आप एक माहिर मुईशत, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में इस मौजू का, इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए हमारा जो नंबर है उस पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए 0213512351 आपको ये डायल करना है। स्क्रीन पे आपको नंबर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले कि हम ज़रा तफसील में जाएँ, मैं आपकी सिर्फ राय लेना चाहता हूँ कि ये जो बजट पेश किया गया इस हवाले से आपका अपना ज़ाती क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं आपके ये इन मौजूदा हालात को देखते हुए और पिछले जो साल के जो बजट है उसके खसारे के सामने, उस खसारे को सामने रखते हुए एक सही बजट पेश किया गया है? देखें जी, इस बजट के जो अगर आप आदाद शुमार की तरफ अगर आप जाएं और इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं, जीडीपी का जो टारगेट रखा गया है, जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट रखा गया है, वो अगर आम और नॉर्मल हालात होते तो भी हम ये कहते कि ये बड़ा टफ टारगेट है। ओके, ठीक है।
अभी इस वक्त हमें 10 दिन पहले तक देखें क्या पोजीशन थी कोरोना के हवाले से, अगले 10 दिन में क्या होगी, महीने बाद क्या होगी, 2 महीने बाद क्या होगी, ये पूरा साल आगे कैसा जाएगा, ये टोटल अनसर्टेन है। ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने ये जो फिगर्स रखे हुए हैं, मेरे हिसाब से ये चैलेंजेबल नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ठीक इन है ना? हालात में तो इन बुरा हाल हो हालात जाएगा। में अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने जो फिगर देखा है अब, और दूसरा फिर बजट में इन्होंने हेर फेर इतना किया है ऊपर नीचे, इवन जो बजट तकरीर की है वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने 4,900 के करीब बताया टैक्स वसूलियों का हदफ। अब जो कल मैं प्रिंटेड फिगर्स देख रहा हूँ वहाँ 5,464 अरब दिखा दिया है जो टैक्स का टारगेट है। अच्छा, और नॉन टैक्स में से उन्होंने टैक्स रेवेन्यू में ले गए, जबकि जो हम पिछले दिनों खबरों में पढ़ते रहे वो ये पढ़ते रहे कि जी इनका जो IMF के साथ जो बार्गेनिंग हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि IMF कह रहा है कि 5,100 अरब के करीब आप रखें टैक्स टारगेट, और ये 4,900 पे अड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली 4,964 के ऊपर इनकी फाइनल डील हुई थी। आज जब मैं हैरान रह गया, वो टैक्स कमेंट्री आई है मुख्तलिफ उनकी, तो उनमें जो है ना टैक्स का रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 5,464 अरब है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो 1,109 अरब है, जबकि इससे पहले ये 1,600 था। तो इन्होंने वो नॉन टैक्स से उठा के टैक्स रेवेन्यू में डाल दिया ताकि ये हेर फेर जो है वो पकड़ में ना आ सके। बाद में पहले तो इन्होंने ये बोला था। तो कहने का मकसद ये है कि 5,464 अरब तो आपने पिछले साल में क्या टैक्स रेवेन्यू आपका जो था वो 3,900 और 4,300 के दरमियान रहा। 3 मरतबा आपने वो रिवाइज़ किया है, जिसमें से 8 महीने ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे। जनवरी फरवरी से हमारे यहाँ पे मार्च से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है, अभी जून चल रहा है, और आपने टैक्स जो वसूल किया है वो 4,200 या 3,900 से लेके टोटल 4,200 तक का वसूल किया। बाकी सारा आपका बजट डेफिसिट रहा है, जो अल्टीमेटली आपके लोन्स वगैरह में इजाफे का बाइस बनेगा। बैंकों से आपने लैंडिंग मजीद की, टैक्स टू GDP आपका 88% पे पहुंच गया। अच्छा, इस दफ़ा कुछ किस्तें भी तो वो अदा नहीं करनी है जो हमने ये अब दूसरा मैनिपुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस मरतबा इन्होंने मार्कअप जो इंटरेस्ट और डेट पेमेंट्स हैं उसके लिए इन्होंने 2,800 अरब रुपए रखे हैं, जबकि लास्ट टाइम थे 2,688 अरब रुपए। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ जो है वो लास्ट टाइम जब आपने सारे कर्जे लिए उनके ऊपर रीपेमेंट भी की तो 2,688 अरब रुपए आपका एक्सपेंस था। इस मरतबा जब सारे कर्जे एक साल के लिए डेफर हो गए, सारे तो नहीं हुए, चलें जो G20 कंट्रीज़ हैं, IMF है या दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने आपके कर दिए, चलो 50% तो किए होंगे। अब उनमें मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ये इनका ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेट सर्विसिंग के लिए 2,800 अरब रुपए रखना, ये क्या मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि गवर्नमेंट जो है, साड़ी समझ नहीं आ रहा था, साड़ी समझ के आ रहा नहीं, वो इस तरह आएगा कि देखें इन्होंने करना ये है कि अब ये करेंगे हॉट मनी की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब भी इन्होंने मार्कअप पेमेंट कर, क्योंकि हमेशा ये जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करते हैं तो ये ज़्यादा रेट के ऊपर इशू करते हैं, कम पीरियड के लिए इशू करते हैं। तो अब इन लोगों को अंदाज़ा है कि आगे बजट में हमारे पास जो है ना वो खसारा वगैरह मज़ीद बढ़ेगा, टैक्स का टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, तो हमें अल्टीमेटली लोन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, बैरूनी दुनिया के भी हालात आपके सामने, कर्जा कौन देगा? ठीक है। तो हॉट मनी जो है ना दैट इज़ द केस, और इसलिए इन्होंने इस मरतबा इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक हो गया, यानी कि जहन में है इनके कर्जा लेके ही काम चलना है। जी, तो जी, और वो भी हॉट मनी। एक तो होता है ना कि सॉफ्ट लोन हो गया, यूरो बॉन्ड इशू करेंगे, तो अब यूरो बॉन्ड तो इशू जब करेंगे ना जब उसके सब्सक्राइब होने के भी चांसेस हों। आप 4% पे यूरो बॉन्ड इशू करेंगे तो वो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। बिल्कुल सही सर। अब हम इसके बाद मसला बात ये है। करेंगे कि देखें बहुत से लोग इस बजट पर तनकीद कर रहे हैं, वो किन किन सेक्टर्स पर तनकीद कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, और जो लोग हमायत कर रहे हैं और सराह रहे हैं इस बजट को वो भी पहलू देखेंगे कि वो किस हद तक सही है। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मोहम्मद अकमल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बजट 2020 और 21 के हवाले से बात कर रहे हैं। सर जी, वक्फे से पहले आपने बताया कि आपकी क्या राय है इस हवाले से। आपने कहा कि ये अल्फाज का हेर फेर है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना समझ आने वाली, वो ऐसा क्यों हुआ है वो समझ से बाहर है। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग इस बजट पे तनकीद कर रहे हैं
मैंने देखा है जहाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। तो किन किन एरियाज़ पे, किन किन सेक्टर्स पे वो तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने इस बजट में यहाँ पे ये जो किया है ये गलत किया है? वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मैं लोगों की जो ज़ुबानी है मैं वो सुनना चाहता हूँ आपसे। अच्छा देखें, सबसे पहले जो इस गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव जो इकदाम जो अपेरेंटली नज़र आए ना, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को जो है ना कर्टेल किया। अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं पहले कि जहाँ अप्रिशिएट हाँ, जो पॉजिटिव अब वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। 2019 का जो बजट जो लास्ट हमारा गुजरा है, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो पॉजिटिव थी और उनको आगे हमें फर्दर मेंटेन करना है। अब मैं थोड़ा सा बजाय इसके कि अल्फाज के हेर फेर की तरफ जाऊँ, मैं जनरल टर्म्स के ऊपर बात करूँगा कि देखें, इन्होंने सबसे पहले एक शख्स जो उधार के ऊपर चल रहा होता है, तो सबसे पहला उसका टारगेट ये होता है कि उसको उधार के बगैर जो है वो उसका गुजारा हो। सही है, ठीक है, फिर दोबारा उधार न लेना पड़े और वो मेंटेनेंस के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद आगे उसका टारगेट होता है कि अब वो थोड़ी सी इनकम की तरफ जाए। तो इसी तरीके से जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो किया है कि इस वक्त आप देखें ट्रेड डेफिसिट को ये लोग 16.5 बिलियन के ऊपर ले आए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट कि उसमें ज़्यादा इसका टारगेट जो है वो तकरीबन 10 बिलियन के करीब इन्होंने अपने इंपोर्ट्स के लेवल को कम किया है। एक्सपोर्ट खातिर ख्वाह इजाफा उनमें इतना नहीं हो सका। अब जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आके मोर और लेस इक्वलेंट लेवल के ऊपर हैं, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो आपका डेफिसिट वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, और रिज़र्व भी आप देखें 18.5 बिलियन के करीब जो है वो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। अब ये सारी फिगर्स ऐसे हैं जो कि एक अच्छी इकोनॉमी की निशानदेही करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम उस लेवल पे हैं कि हमें ना जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर से अगर नहीं भी इंपोर्ट करते और नहीं भी एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा बनती, तो हमारा गुजारा अपनी विद इन दी इकोनॉमी में रहते हुए हो सकता है ये। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, ना हम इसके ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें थी, ये करंट अकाउंट हो गया या ट्रेड डेफिसिट हो गया या आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है, उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़म में इजाफा हुआ है प्रायर टू कोविड। तो दीज आर वेरी पॉइंट, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स रिलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। जब हम बजट का बात करते हैं तो दिस इज़ फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी जो है वो ये बजट और टैक्सेस, कलेक्शंस और रेवेन्यू का हिसाब होता है। उसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस सेक्टर को इस मरतबा खान साहब ने फोकस किया है, और ड्यूरिंग कोविड भी और अभी भी जो फोकस उनका है वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। नो डाउट कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। थोड़े से मैं जो इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या क्या हैं। कि जैसे इन्होंने अब ये किया है कि लास्ट टाइम जो प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड को एक सेपरेट कैटेगरी में किया हुआ था कि एक मकान में और एक प्लाट को थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ था कि प्लॉट है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 8 साल तक रिकवर किया जाएगा। यानी अगर 8 साल तक उसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होती रहेगी तो उसके बेचने और सेलने वालों को। दूसरा जो है वो इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला था उनका पीरियड था 4 साल तक, यानी 4 साल तक उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता था। इस मरतबा इन्होंने ये किया है कि उनको यूनिफॉर्म कर दिया कि चाहे ओपन प्लॉट हो या जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, तो उन दोनों का पीरियड एक तो इन्होंने 4 साल कर दिया है। दूसरा, इन्होंने उस कैपिटल गेन के जो टैक्सेस हैं उनको हाफ कर दिया है। अब इन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि मैं अगर मेरे पास अगर कोई प्लाट है या कोई मकान है, तो मैं अगर उसको बनाता हूं और 100 रुपये मेरी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, मैं उसको 110 रुपये का बेचता हूं, तो पहले उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 15% होता था कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना। तो 15% को इन्होंने यानी 100 रुपये का बनाया, 110 का बेचा तो 10 रुपये गेन आया। उस 10 रुपये का मुझे जो है वो पहले 15% जो है वो टैक्स देना पड़ता था, अब मुझे वो हाफ हो गया, वो 7.5% हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने बाकी थ्रू आउट जो है वो इस टैक्स को 75% कर दिया, यानी इस 15% का भी 75% का भी आधा कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम किया है। इससे नो डाउट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है और काफ़ी सारी लोकल इंडस्ट्रीज़ इससे वाबस्ता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मगर सर आपने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी वो
जो खातिर खा नताइज आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं, हमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल लोगों का इंटरेस्ट भी आप देख रहे हैं कि जो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले लोग थे वो भी अपनी जगह पे खामोश बैठे हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी जिस तरह माशी हालात पाकिस्तान के ख़राब हो रहे हैं और ज़्यादा भी ख़राब होंगे, चीज़ें और सस्ती होंगी, पता नहीं किस इंतज़ार में जो है वो सारे बैठे हुए हैं। तो हमें जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे इतनी बड़ी ऑफ़र के बाद कि आपके पैसे जहाँ से भी लिए हुए हैं आपने, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आप जो है ना वो ख़रीदारी करें और उन्हें रिकॉर्ड पे लेके आए पैसों। खैर एनीवे, अच्छा तो ये तो वो सेक्टर हो गया पॉजिटिव जिस पे काम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का हुआ है। और किस एरिया में आपने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी जो पॉलिसी है वो बेहतर है? जो इनकी पॉलिसी नहीं, उसको इन्होंने लास्ट टाइम इंपोर्ट्स को और एक्सपोर्ट्स को मेंटेन किया है, बल्कि पिछले टाइम से कम किया, जिसके नतीजे में जीडीपी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जब ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो आपको बाहर से कर्जे कम लेने पड़ते हैं, ठीक है। स्टिल अभी भी आपके पास जो कर्ज़ों की अगर मैं बात करूं तो यानी अगर आपका 5,800 का टारगेट है तो उसमें तकरीबन 50% के करीब जो है वो सिर्फ बजट आपका डेट सर्विसिंग और डिफेंस के ऊपर चला जाता है। बाकी का जो है वो फिर दूसरे जो सेक्टर्स हैं, प्रोवेंसेस का शेयर है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर रहता है। अच्छा, अब बात मैं ये करूँ कि जब इससे ये होगा, ये जो हम इसके ऊपर जो एक्सपेंस कर रहे हैं तो उससे ठीक है, लोकल इस वक्त जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो इस मरतबा महंगाई का नहीं होगा। लास्ट ईयर जो है ना गवर्नमेंट को चैलेंज था इन्फ्लेशन का यानी महंगाई का, जो कि 14.1% हाईएस्ट को किया था, और इस वक्त अगर मंथ टू मंथ बेसिस पे देखें तो 10 पॉइंट समथिंग पे हैं, और अगर पूरे साल का एवरेज निकालें तो वो 11.1 या 2 रही है इस पीरियड के दौरान। तो अब अगले साल में ये महंगाई तो नीचे आएगी, कोर इन्फ्लेशन में नहीं, बल्कि ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम अशियाए ज़रूरिया आम हालात में कहते हैं, तो उनमें तो सब्सटेंशियल जो है वो कमी की गुंजाइश है। अच्छा, महंगाई में थोड़ा सी कमी आएगी तो आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है, महंगाई में इजाफा नहीं होगा गुज़श्ता साल की तरह। ये सिर्फ एक प्लान है या इसके ऊपर ज़रा वाज़े हमें अमली तौर पर भी नज़र आती हैं चीज़ें? मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये इसकी वजह क्यों है, महंगाई में कमी क्यों होगी। महंगाई में कमी इस वजह से होगी कि देखें जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, ज़ाहिर है कोविड की सूरत हाल है, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर को जो है वो मराहत दी हैं, वो खोला है, ठीक है ना, उसको देने से एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत तो कंपनसेशन आएगा, लेकिन चीज़ों की डिमांड में तो कमी आएगी ना। जब डिमांड में किसी चीज़ की कमी आती है तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी कम ही रहती है, ठीक है। तो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि इस वजह से और उसके अलावा हमारी वीट की प्रोडक्शन भी अगर अच्छी हो जाती है जैसे 2019-20 में हुई है, तो उम्मीद यही है कि हमारी जो महंगाई का फिगर है ये कंट्रोल में रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट को काबू जो पाना है ना इस मरतबा, वो एम्प्लॉयमेंट के मसले के ऊपर काबू पाना है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम लोगों को दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। मगर सर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फिर से ये सरकारी नौकरियों में इजाफा करेंगे, और सरकारी नौकरियां जो है वो आपको पता है कि आज भी जो सरकार को असल नुकसान हो रहा है इन सरकारी इदारों की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये हम कराची में और सिंध में एक बहुत बड़ा इशू देख रहे थे नौकरियों के हवाले से, नौकरियों से निकाले जाने के हवाले से स्टील मिल का, है ना। तो वो भी आप देखें कि सालाना हुकूमत कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो इन मुलाजमीन को दे रही है सरकारी इदारे को। बिल्कुल। तो प्राइवेट इदारे जो हैं वो कम से कम आपको नुकसान इस तरह का नहीं हो रहा, आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे हर दफ़ा। देखें मेरी अभी पिछले दिनों भी 1-2 सरकारी मुलाजमीन हैं, उनसे बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे देखें हमारे तो तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। देखें तो तनकीद कर रहे हैं, इस बजट में भी बड़ी अच्छी खासी तनकीद। मैंने उनसे कहा कि भाई जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, लोगों को रोटियों के लाले पड़े में, और अगर आपकी घर बैठे तनख्वाह जो है वो अगर मेंटेन भी हो गई तो आपको तो उल्टा डोनेट करना चाहिए, ठीक है ना। आप जो है ना वो उल्टा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी, और प्राइवेट सेक्टर पे अच्छी खासी 20%, 30%, 40% जो है वो तनख्वाह काटी गई है, कम की है, लोगों को निकाला गया। छोटे-मोटे सेक्टर्स ऐसे हैं, डेली वेजर्स वाले तो बेचारे वैसे ही घरों पे बैठे हैं, हाँ, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा। तो इन लोगों को तो अच्छा, और उसके बाद ये गवर्नमेंट के ऊपर अलग बोझ है। गवर्नमेंट का एक सब्सटेंशियल एक्सपेंस जो है वो पेंशन की पेमेंट के ऊपर जाता है। आप तो सिर्फ लॉस में चलने वाले इदारों की बात करें ना, स्टील मिल, पीआईए, या जो हमारी पावर से रिलेटेड कंपनीज हैं, यही खा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का और रेवेन्यू का हिस्सा। लेकिन उसके अलावा पेंशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली देना पड़ता है। जी हाँ।
इसके लिए एक बजट में बाकायदा रकम मुख्तस की जाती है। तो पेंशन में इजाफा किया क्या इन्होंने? पेंशन में इजाफा भी नहीं किया ना उसने गवर्नमेंट ने, और मेरे ख्याल में सही किया है। इसमें कोई इन हालात में बनता नहीं था, बनता भी नहीं था। ठीक है, तो ये तो इन्होंने गवर्नमेंट ने अच्छा कदम किया। अब मसला ये है कि इन्होंने जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, या इंटरनली, जैसे अगर आप देखें इस मरतबा टिड्डी दल का बड़ा वहाँ पे तकरीबन 10 से 12% उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है मुतासिर होने का ख़तरा है। ठीक है, उसके लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए और बहुत कम बजट रखा है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई 10-10 बिलियन रुपए रख लिए हैं, या एग्रीकल्चर के लिए 10 बिलियन रुपए रख लिए हैं। तो ये बहुत कम है बजट, और इसको गवर्नमेंट को चाहिए था कि बढ़ाते। इसी तरह एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो इन हालात को देखते हुए रखा गया है वो भी बहुत कम है मेरे हिसाब से। आप इस वक्त ये अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश या इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जीडीपी का 1500 जो उनका जो टोटल बजट होता है उसका 15 से 16% वो लोग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे रखते हैं, और तकरीबन इतना ही हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर रखते हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब इससे रिवर्स चल। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने बात की टिड्डी दल के हवाले से कि उसमें भी एक पैकेज पूरा रखा हुआ है, सेहत के हवाले से रखा हुआ है, तालीम के हवाले से रखा हुआ है। ये सारे पैकेज रखे तो हुए हैं, ये रखे ही रह जाएंगे। टिड्डी दल जो है खुद ब खुद ही काम करके चला जाएगा, फिर बाद में हिसाब होते रहेंगे। कोरोना वायरस जो है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, तब जाके पता चलेगा हमने जो इतने पैसे भी रखे हुए थे। तो मतलब जो मौके के ऊपर जो है ना सही वक्त पे जो टाइमली डिसीजन मेकिंग, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, ये चीज़ इस गवर्नमेंट का शुरू से ही सबसे बड़ा जो आप कहें कि एक नेगेटिव बात रही है वो ये रही है कि ये लोग सही वक्त पे सही फैसला नहीं कर पाए। आम तौर पे ये लोग सही वक्त और सही वक्त पे फैसला ना होने की वजह से डिले कर जाते रहे, और उस डिले का खमियाजा अल्टीमेटली पब्लिक को भी भुगतना पड़ता है, इनकी अपनी रेपुटेशन को भी भुगतना पड़ता है। ठीक है ना, अपनी रेपुटेशन में भी ज़ाहिर कमी आती है, और उसकी वजह यही है कि दे आर अनएबल टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ठीक है ना, IMF के पास अगर जाने का भी डिसीजन था, आप देखें तकरीबन 6 से 7 महीने उसको डेफ़र किया, जब तक वो फॉरेक्स के रेट्स एक बिल्कुल हाई पे चले गए और मुल्क में कारोबार बिल्कुल डाउन सतह के ऊपर आ गया। इन सब चीज़ों के बावजूद आप देखें कि इन्होंने टाइमली फैसले नहीं लिए। अभी भी कोरोना के हवाले से हो गया या दूसरी चीज़ों के हवाले से हो गया, अगर ये गवर्नमेंट टाइमली बर वक्त इकदाम करती रहे टिड्डी दल के हवाले से, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। देखें, मैं एक दो प्रोग्रामों में और भी बोल चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए सिर्फ बंदे का ईमानदार होना ही काफ़ी नहीं है। ईमानदार होने के साथ साथ आपको टाइमली बेसिस के ऊपर गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, आपके अंदर प्रॉपर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको सही और गलत की तमीज़ करने की वो होनी चाहिए। अब इस वक्त पोजीशन में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर और चीनी और आटे का जो बहरान आया, उसमें देखें ना कई ऐसे पर्दा नशीनों के भी नाम सामने आए, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कारपेट के नीचे वो चीज़ जाती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर स्टे दे दिया। इंक्वायरी होगी, कमीशन बनेगा, कमीशन रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, तो वही है गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन, और रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है यार, आपको ऊपर आने के लिए लोगों के हेल्प की ज़रूरत थी। इस्लाम भी जब फैला है वहाँ पे भी शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, लेकिन नाउ यू आर एट द स्टेज वेयर यू कैन डिक्टेट। ठीक है ना, तो अब आपको किसी की मेरे हिसाब से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है आप उसके ऊपर स्टैंड लें, ताकि कल कलां को खुदा न खास्ता अगर कोई नेगेटिव बात भी होती है तो फिर आपका नाम जो वो शहीदों में लिखा जाए, ना कि गद्दारों में। तो होना ये चाहिए कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हमारे इस्लाम में भी यही कहा गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी कोई एक आध चोरी का केस आया तो उसके उन्होंने हाथ काटने का हुक्म दिया, तो सिफारिश आ गई उनकी कि इसके छोड़ देंगे वो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी अगर तो मेरी बेटी भी होती तो उनके भी मैं यही ट्रीटमेंट करता। तो यहाँ पे भी खान साहब को चाहिए कि बिल्कुल इस ट्रीटमेंट का अमली मुजाहरा करें। मदीना की रियासत जो है वो सिर्फ बातों से नहीं बनती, आपको अमल करके दिखाना पड़ता है। बगैर अदल के तो मुआशरा नहीं चल सकता, ये बात हकीकत है। ये की हुकूमत चलेगी, मुनाफकत की चलेगी, लेकिन जो नाइंसाफ़ी की हुकूमत है ना
वो नहीं चलेगी। इस मुल्क का मैं अब क्या रोना रहूँ आपके सामने, हम तो बैठे थे इकॉनमी के ऊपर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऑक्सीजन का सिलेंडर जालिमों ने 5-5 गुना महंगा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुकूमत नहीं नजर आनी चाहिए हमें? हुकूमत कहाँ है मुझे क्या ठीक पता है, है। हम यही बात कर रहे थे वक्फे से पहले भी एक हल्की सी बात की हमने कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात कर लें आप, वही दवाइयाँ जो हैं वो पैनाडोल शॉर्ट है बाबा, पैनाडोल नहीं मिल रही है। आप ये क्या मास्क बात की कर दफा रहे हैं? क्या हुआ और है? मैं सिर्फ किसी से गुजारिश करूंगा, कोई टीवी चैनल वाला, हमने तो देखे हैं भाई कोरोना से, हमने डेथ मरते हुए बंदे देखे हैं, किस तरह मर रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रहा होता, इतनी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये जालिम लोग जो है ना वो उस ऑक्सीजन को भी दबा के बैठ गए। वो 5 गुना, मतलब वो जो 5,000 का सिलेंडर था इन्होंने 25,000 रुपये का कर दिया। 35,000 ऑक्सीजन का मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। और पैनाडोल वो शॉर्ट कर दिए, जिस चीज़ का अच्छा वो उसके वो जो एक वो होती है ऑक्सीमीटर होता है, वो अगर आप उसको अंगूठे से लगाएं तो आपको पता चलता है आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है। वो बेचारे दमे के पेशेंट्स के लिए जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है, उसको इन्होंने जो है ना वो शॉर्ट कर दिया। अब इस कौम की कोई क्या हालत को सही करेगा? अब हम तो उठ सर के चलते वो जो हैं। दवाइयाँ जो हैं, वो जितनी दवाइयाँ हाँ, जो वो एक दवाई का भी आप जी टीवी हाँ पे नाम ले लें कि ये फलानी दवाई बड़ी इफेक्टिव है, वो कल को जो है ना वो स्टार्ट होगी मार्केट में। अरे सर वो कोरोना, वो जो एक ऐसी टीवी पे मशहूर हो गया, लोगों ने आके वो कहा उसके बारे में, सना मक्की के बारे में, हाँ। ठीक है, वो भी शॉर्ट हो दरख्त के नीचे से चुने जाने वाले पत्ते, उस किस्म की एक दवाई है, 150 रुपये किलो मिलती होती थी। वो कब्ज के लिए वो इस्तेमाल किया जाती थी, मैदे के लिए। सर वो 2400 रुपये किलो तक बिकी है। मतलब आप हिसाब लगाएं इस आवाम का। वो कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि अभी आगे अगस्त आने वाला है, आप देखिएगा नारे हमारे, हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम, ठीक है जिंदा तो है, मगर हमने क्या कसर छोड़ी है इस वाक़े में? वो जो बंदा जो कोरोना का पेशेंट था, एक मरीज, उसको मतलब मैं सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, बड़े मुखय्यर हजरात हैं, दर्द रखने वाले लोग हैं, मगर आप ये देखेंगे कुछ लोग जो अभी 15-20 दिन पहले जो कोरोना के साथ लड़ रहे थे, दिन रात मुसल्ले पे बैठे होंगे कि या अल्लाह सानू बचा लाया, इस दफ़ा बचा लाया बस, और जैसे ही वो रिकवर हुए उनका प्लाज्मा दे कहते 6 लाख रुपए लाऊंगा मैं। हाँ। मतलब 5 लाख रुपए में दूंगा, तू 2 लाख में, मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, प्लाज्मा में बिकने का आगे, हालांकि इलीगल है, मतलब ये बाय लॉ इलीगल है। अच्छा, उसी तरीके से ये जो चीज़ें जो महंगाई हो रही है, उसमें चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नज़र नहीं आता। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हजरात को जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को। और फिर अब तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस भी ला चुके हैं कि जो एक सब्सटेंशियल मिकदार में ज़ख़ीरा करेगा चीज़ों का, तो उसको तो हैवी जुर्माने भी हैं। कहाँ हैं वो सारी, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? इनको फुर्सत नहीं है। यहाँ पे हमारे जो हजरात हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जहाँ मतलब आपको उनका अपना फ़ायदा होता है, तो पता चला वो कोरोना से जो डेथ हो गई है उस बेचारे की लाशें नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, जिन हजरात की बेचारों की डेथ, उनको तंग कर रहे हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, वहाँ नहीं दफनाना है, यहाँ दफनाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब हर वो मौका जो पब्लिक ने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको चलो आपने मुर्गा बना दिया, सही किया, उसका काम है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें शॉर्टेज हो रही हैं, गवर्नमेंट को तो फ़ौरन घंटों के हिसाब, आप वहाँ पे वो सेल बना के बैठे हुए और वहाँ पे सारे एसी के कमरे में बैठ के एक LCD सामने लगाई हुई और उसके ऊपर देख रहे हैं, और आपको ये नज़र नहीं आ रहा। और फिर आप क्या करेंगे कि जब अच्छी खासी आवाम जो है ना वो मर चुकी होगी, तो फिर आपको ख्याल आएगा कि ओहो इस पे भी कमिशन बनाओ, या और डॉक्टर एंड तक रोते रहे कि भाई जो हमें चीजें चाहिए वो चीजें प्रोवाइड करें, हमारा बुरा हाल हुआ है। डॉक्टर बेचारे अलग जो है ना वो मुसीबत का शिकार हैं। कमेटी बनेगी, कमीशन बनेगा, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन चलता रहेगा। तो सर एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं सर, डिफेंस के हवाले से भी बात करनी है हमें कि डिफेंस का जो बजट है इस दफ़ा वो क्या है, और क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर भी तनकीद की है, तो उनकी तनकीद किस हद तक सही है, गलत है, इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी जो साहब, हम वापस आ गए हैं एक कमर्शियल ब्रेक से, और हम बात कर रहे थे कि दिफा के लिए जो बजट में इन्होंने जो हिस्सा मुख्तस किया हुआ है, उस पर कुछ लोगों ने कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, और जहां आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आपने पेंशन्स में इजाफ़ा नहीं किया, उस वक्त आपको
जो जब सारे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हमें दिफा के लिए भी थोड़ा सा बजट में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। ये लोगों का एक मौक़िफ़ है, कुछ लोगों का। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जो हमारा दिफा है इसको भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था? देखें, दिफा के हवाले से देखें, आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है ना। आज़ादी के लिए तो अगर इंसान की जान भी चली जाए ना, तो मेरे हिसाब से तो वो कम है। इस वक्त हमारा जो टोटल बजट है उसमें जो सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है इंटरेस्ट का, डेट सर्विसिंग का, लोन रिपेमेंट का, 2800 अरब रुपए। लास्ट टाइम ये 2700 था। अच्छा, डिफेंस का जो बजट था वो 1197 अरब रुपए था, जो इस मरतबा इसको बढ़ा के 1290 अरब के लगभग इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो तकरीबन 1 खरब रुपए का या 100 अरब रुपए का समझे इन्होंने इजाफा किया। तो बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह इजाफा बहरहाल नहीं है डिफेंस के बजट की अगर बात की जाए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इस वक्त इंडिया के क्या इरादे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इंडिया में अभी मैं उनके वज़ीर ख़ारजा का बयान सुन रहा था, वो लास्ट जो पर कल दिया, उन्होंने ये कहा है कि जी अब तो आज़ाद कश्मीर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमने इंडिया के साथ इलाक़ चाहिए। तो उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर बयान दिया कि इमरान खान को इमरान खान को मकबूजा कश्मीर भेज दें और आप आ जाओ इधर आज़ाद कश्मीर, देख लेते हैं कौन किसके साथ है। तो उनको एक भरपूर जवाब देना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के महाज के ऊपर इस वक्त पोजीशन बड़ी क्रिटिकल हुई है। ज़ाहिर है उसके ऊपर एक एक्सपेंसेस आते हैं, उसके ऊपर जो है वो दूसरे ख़र्चे आते हैं। हमारे जो सिपाही हैं वो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे अपने से डबल फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं, जो हर लिहाज से उनके साथ डबल है। तो उसके मुकाबले में डिफेंस का ये बजट जो है मेरे ख़्याल में बड़ा नॉर्मल है। हालांकि हमारी आर्मी के पास अपनी रिसोर्सेज भी बहुत हैं। इस बजट के अलावा उनके पास जैसे फ़ौजी फाउंडेशन है, फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, देयर आर नंबर ऑफ़ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उनको वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि ये बजट सारा डिफेंस के ऊपर ख़र्च कर दिया या ये कर दिया या वो कर दिया, तो उसमें ठीक है चंद एक चीज़ें हैं क्रिटिसाइजेबल के जी वो जो बड़े अफसरान हैं उनको बड़े बड़े प्लॉट्स और बंगला और ये वो चीज़ें बाद में दी जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर हटा दें हम नॉर्मल से, लेकिन जो ऑन ग्राउंड हमारी जो आर्मी या जो फौजी भाई लड़ रहे हैं वो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनको तलब और रसद की ज़रूरत है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारी आर्मी बैठी हुई है जो सबसे दुनिया का बुलंद तरीन महाज है, और वहाँ पे एक एक बंदा जो है उसके ऊपर अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता है, और वो एक बंदा वहाँ पे जाता है तो वहाँ से वो वापसी भी नॉर्मली जो है ना वो ज़्यादातर वो कोई ना कोई अपना हिस्सा डैमेज करवा के आता है। तो फ़ौजी महाज के ऊपर हमारा मुकाबला जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के मुकाबले में एक ऐसे दुश्मन से, और ख़ास तौर पे इन हालात में कि जो मोदी साहब हैं वो जीते ही कश्मीर और पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर करके कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ जो है वो एजेंडा लेके ऊपर आए हुए हैं, और उनको बहरहाल हिंदुओं की एक वाज़े लोगों की हिमायत हासिल है, उनको इंडियन मीडिया की फुल सपोर्ट हासिल है। और ठीक है, और आपको कश्मीर का लद्दाख में जो है वो चाइना ने उनके जो फ़ौजियों का हशर किया, इंडिया ने वो नज़र नहीं आएगा। उसके ऊपर बॉलीवुड की एक कनकरी फ़िल्म आ जाएगी जिसमें इनके ये सो कॉल्ड जो है वो 2.5 किलो के हाथ वाले हीरो जो हैं वो नज़र आएंगे आपको, ड्रामेबाजियाँ करने वाले, जो यहाँ पे जो है वो अब अपना ये जो खोला था इमरान खान ने, तो वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट करवा रहे थे और थंब स्कैन करवा रहे थे, और वहाँ पे इनके 2.5 किलो। तो जज्बात में तो आपको पता है वो इंडियन है और वो दे आर वेरी हाई। अच्छा, तो हम जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको मजबूत रखने के लिए ये बजट ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी, ठीक है, तो ये आपका ठीक है। और अगर इसमें चंद एक जो अनाज जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें, बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा रिकन्सिडरेशन होनी चाहिए कि मतलब वो खुद से जनरेट कर सकते हैं इतने बजट, तो उन्हें भी थोड़ा सा इस मुश्किल हालात में अपनी तरफ से करना चाहिए। ठीक है, मगर ये जो हुआ ये ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था। ठीक। अच्छा जी, अभी वक्फे में हमें कॉल आई यूसुफ अंकल की, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल था उनका, उन्होंने कहा हम पढ़ी लिखी आवाम सब जानते हैं कि ये डमी बजट है, और ये डमी बजट क्यों पेश करते हैं। ठीक है, जब ये सब जानते हैं कि डमी है तो फिर क्यों पेश करते हैं। फिर उन्होंने कहा जो मुमकिन नहीं है वो भी अदादो शुमार के ज़रिए बता देते हैं, और IMF को और हर जगह पे गलत अदादो शुमार जो है वो पेश किए जा रहे हैं। आखिर ये कब तक होता रहेगा हम, तो ये इनका सवाल था।
तो मैं इसका जवाब दूं सबसे पहले कि गलत आदाद शुमार क्यों पेश किए जाते। उसकी वजह ये सिंपल सी है कि ये जो बजट है इन्होंने असम्बली से और सेनेट से अप्रूव करवाना होता है। फाइनेंस बिल 2020 उस वक्त तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता जब तक वो सेनेट या असम्बली से अप्रूव ना हो जाए। सही। इसलिए वहाँ पे शुगर कोटेड चीज़ें देते हैं, बाद में फिर कैबिनेट का इख्तियार होता है उसमें रद्दोबदल करने का, मिनी बजट पेश करने का। तो कैबिनेट में ज़ाहिर इनके अपने बंदे होते हैं तो वो फिर बआसानी चीज़ों को एक्चुअल पे ले आते हैं। अच्छा। तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग ये लोग बजट के नाम के ऊपर इस तरह के फिगर्स पेश करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सही तनकीद ना कर सकें। बिल्कुल सही हो गया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? शौकत अली। फाहिम भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। शौकत अली, कहाँ से फोन किया आपने? ऐसे तो मैं इस्लामाबाद में बेसिकली होता हूँ, अभी तो मैं इधर आया हूँ जिला थरपार की तरफ। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या कहेंगे बजट के हवाले से? अच्छा सर, बजट के बारे में तो अभी क्योंकि यहाँ थर के हालात तो ज्यादा खराब है, लेकिन मसला यहाँ पे वो नहीं चल रहा है। अपना न्यूज वगैरह तो इतनी कोई नहीं देखी मैंने, सही तरह बजट नहीं देखा, थोड़ी मसरूफियात थी। क्या हालात चल रहे हैं थर में, बताएं। अच्छा, यहाँ के थर के हालात सर बहुत बुरे हैं। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, किसी के पास 5 रुपए भी नहीं है जो बंदा कोई कुछ कर सके। या लोग ज्यादातर अपना लॉकडाउन की वजह से तो कोई मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन भूख जरूर मर जाएंगे। अच्छा, थर के आप स्पेशली किस इलाके की बात कर रहे हैं जो आपके आंखों देखा है? बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कोई किसी चीज पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। आपका आंखों देखा इलाका बताइए जी। थर में, मतलब आपका आंखों देखा इलाका बताइए, वो जगह बताइए जहां आपने ये हालात सारे देखे हैं। सर ये अपना आता है तालको छाछरो में आते हैं, तालको छाछरो, तालको ढाली। ठीक है जी जी, वहाँ के भी बड़े संगीत हालात बहुत ज्यादा चल रहे हैं लोगों के पास। तो ये वहाँ के वो जो माफी चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि वहाँ पे वो जो MNAs और MPAs वगैरह वो कौन है, वो लोग कौन है? वो वहाँ पे MNAs MPA है, पीपल्स पार्टी के हैं। तो क्या ये जो अभी हुकूमत की जानिब से मदद पहुंची है, सिंध हुकूमत ने जो अच्छा खासा काम किए हैं, तो वहाँ तक मदद नहीं पहुंच पाई क्या? सर अभी तक वहाँ पे इसी तरह की तो मदद कोई भी नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जहाँ पे लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हालात अच्छे हैं वहाँ पे दे रहे हैं, बुरे जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे कोई कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब इनकी बात में सदाकत हो भी सकती है, होगी भी, मगर इतने लोग हैं ना मजबूर कि आप सबको पूरा कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, हुकूमत खुद मजबूर है इस जगह पे, और ये मुखय्यर हजरात और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने दूसरे इन बहन भाइयों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो हम अपनी तरफ से बेहतरीन कर सकते हैं वो करें। कि मुश्किल वक्त है, अगर हुकूमतों पे और हुक्मरानों पे रहेंगे तो हमारे पास सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं। तो हमें अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों की मदद करनी है और किसी के लिए आसानी पैदा करनी है। यही हमारे दीन का भी और यही हमारा जो है वो पूरा जो निचोड़ है वो यही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ अकमल चौधरी साहब। हमें आसान अल्फाज में बड़े तफसील से आपने जो है वो सारी चीज़ों से आगाह किया है। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय जो है हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।